नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 285 तक कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 286 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपके दिए हुए ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगाटा या मेडुला आयताकार। बी ऑप्शन है पॉन्स, ऑप्शन सी है सेरिबेलम, ऑप्शन डी है सेरिब्रम, ऑप्शन ई आपसे कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, जो ये विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है, ये काम होता है सेरिबेलम का। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा पहले सी। इसको टिक कर लेते हैं। अब देखते हैं, सेरिबेलम जो होता है ना, ये जो मस्तिष्क है उसके पीछे वाला हिस्सा होता है, या कह लीजिए हाइंड ब्रेन बोलते हैं इसे। पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो सेरिबेलम होता है। और ये क्या करता है, ये जो शरीर है उसकी पॉस्चर, मतलब उसका संतुलन बनाना, उसका बैलेंस बनाना, और साथ ही साथ ये मेमोरी, मतलब आपको जो चीज़ें हम देखते हैं पूरे जीवन में या आप पढ़ते हैं, जो चीज़ें याद रखी जाती हैं वो किसी के द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मेमोरी भी सेरिबेलम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 287 आपसे पूछ रहा है कि जो मशरूम होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जो मशरूम हम आमतौर पर देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मुकेडिए, ऑप्शन बी है एगर्सियस बायोस्पोरस, ऑप्शन सी है स्टॉलिनिफर, ऑप्शन डी है एल्बिगो, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो होगा एगर्सियस बायोस्पोरस। ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें देखिए तो अधिक जानकारी देते हैं इसकी। ये तो हो गया इसका वैज्ञानिक नाम। अब इसकी फैमिली की बात कर लेते हैं। इसकी फैमिली है एगर कैसिए, AGAR, अगर ICACEAE, ये इसकी फैमिली है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कुछ वैज्ञानिक नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, एग्ज़ाम में जो है लगातार पूछ लेते हैं। और एक आपके लिए प्रश्न है इसमें से, आप लोग हमें बताइए मशरूम से कि जो गुंची मशरूम है वो कहाँ का GI प्रोडक्ट है, किस राज्य का? या आप हमें कमेंट करके बताइए इस वीडियो के नीचे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 288 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीबायोटिक के निर्माण में किया जाता है? आपके ऑप्शन है इसमें ईस्ट, बी पेंसिलियम, ऑप्शन सी मशरूम, ऑप्शन डी राइजोपस, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो चार ऑप्शन दिए हुए ऊपर के, ये चारों क्या हैं? एक तरह की फफूंद है या फंगी है। ठीक है, और आपको उसमें से बताना है। तो उसका जो सही उत्तर है वो होगा पेंसिलिन। और पेंसिलियम को किसने खोजा था? जिस वैज्ञानिक ने इनको खोजा था उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, कब खोजा था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो यह एक्स्ट्रा जानकारी चाहे तो याद रख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है 289 कि खमीर जो हो या यह ईस्ट है वो किस में पोषण करता है, दिए हुए ऑप्शनों में से। नीचे स्थितियाँ दी हुई हैं और उनके हिसाब से बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है नम और अंधेरी स्थितियों में, ऑप्शन बी कह रहा है शुष्क और ठंडी स्थिति में, ऑप्शन सी कह रहा है सूरज की रोशनी में, ऑप्शन डी कह रहा है गर्म रेगिस्तान, ऑप्शन ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, ऐसा है कि जो ईस्ट है या खमीर है वो क्या है? एक तरह की फफूंद है, ये शैवाल है। और ये कहाँ उगेगा? तो हमने जैसे मशरूम है वो कहाँ, अंधेरी गुफाओं में मिलता है, उसी प्रकार खमीर भी ऐसी स्थितियों में सबसे अच्छा पनपेगा। उत्तर तो हो जाएगा इसका ए। अब देखिए, ऐसा है कि जो दही का जामन है वो ईस्ट से लग जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग जो दही दूध है उसको कहाँ रखते हैं?
बाहर रखते हैं जहाँ थोड़ी सी हल्की फुल्की गर्मी हो, गर्म एकदम गैस पे चढ़ा के गर्म नहीं करते। दूसरा, थोड़ी नमी हो, इसीलिए जब दही ज़्यादा खट्टा ना हो जाए इसलिए उसको फ्रिज में डाल देते हैं। वहाँ ठंडा होता है, ठंडे में क्या होता है, खमीर जो है, ईस्ट है, इसकी जो संख्या है वो कम मतलब बढ़ती नहीं है ज़्यादा, तो उसकी वजह से दही ज़्यादा खट्टा नहीं होता। इसका बहरहाल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 68 बीपीएससी के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट की क्लासेस 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं और 67 और 68 बीपीएससी के लिए 3 अक्टूबर से बैच शुरू हो गई। प्रश्न नंबर 290 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पौधों को संक्रमित करने वाले वायरस को क्या कहते हैं या उनमें क्या होता है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या एकल गुथा हुआ आरएनए, डबल गुथा हुआ आरएनए, एकल गुथा हुआ डीएनए या डबल गुथा हुआ आरएनए। देखिए, इसका स्ट्रैंडेड का मतलब है या गुथे होने का है कितनी सीढ़ियाँ, एक तरह से ये समझ लीजिए। ठीक है, जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो पहला और दूसरा 2 स्ट्रैंड हो गए। और जबकि जो आरएनए होता है उसमें एक ही स्ट्रैंड होता है तो सिंगल होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई एक। दूसरा, ये क्या पूछ रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड की बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं कि जो वायरस जो है जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है या संक्रमित करता है वो क्या होता है। तो उसको देखिए, सीधा सीधा इसका आंसर है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये तो हो गई फैक्ट वाली बात। अब थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं अतिरिक्त कि जो जीव हैं या जो पशुओं में वायरस होता है वो कैसा होता है, वो होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आपकी जगह डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो। इसका तो प्रश्न का ये हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो जानवरों में वायरस के रोग होते हैं वो अमूमन कौन से होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल गुथा हुआ डीएनए। और एक बात हमने की थी बैक्टीरियोफेज की, बाकी ये वायरस की बात तो बात कर लेते हैं। बैक्टीरियोफेज, देखिए इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के ऊपर जब वायरस आक्रमण कर देता है तो ऐसे ऐसे स्थिति को कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है बैक्टीरियोफेज वाला, तो याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 291 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लाइकेन में कवक जो होता है, अब देखिए लाइकेन क्या है, दो चीज़ों के मिश्रण होता है उसको लाइकेन कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है फंगल की और एल्गी की। ठीक है, तो उसमें कवक होगा और काई या एल्गी होगी, उनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसको कहते हैं लाइकेन। अब लाइकेन के बारे में पूछ रहा है कि जो उसका फंगल पार्ट होता है या कवक का जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं। क्या उसको माइकोबिएंट कहते हैं, क्या उसको फाइकोबिएंट कहते हैं, क्या उसको कैप्सोबिएंट कहते हैं, क्या उसे ड्यूट्रोबिएंट कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है, जो लाइकेन है उसमें जो कवक का भाग होता है उसको तो कहते हैं माइकोबिएंट, और जो एल्गी वाला पार्ट है उसको कहते हैं फाइकोबिएंट। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो कवक को या फंगी को जिस ब्रांच के अंडर पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, माइको मतलब फंगी, तो वो माइकोलॉजी हो गई। और काई या एल्गी को जिसके भीतर पढ़ा जाता है उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। तो ये आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए यहाँ से। ठीक है, फाइको और माइको से याद रखिएगा, घबराइएगा नहीं। तो इसी प्रकार फाइकोबिएंट और माइक्रोबिएंट, ये हो गया कवक वाला भाग और ये हो गया एल्गी वाला भाग। ठीक है, प्रश्न नंबर 291 हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 293 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, एल्गी के बारे में, या जो काई होती है हम लोगों के घर के बाहर अमूमन बरसात में लग जाती है हरे हरे रंग की,
ये उसी इकाई के बारे में पूछ रहा है कि दिए हुए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इकाई के बारे में कौन सी बात गलत है जो ये इसमें दिए हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अधिकांश शैवाल बीजाणु गठन का उपयोग करके प्रजनन करते हैं। बताइए क्या ऐसा है? मोस्ट ऑफ द एल्गी रिप्रोड्यूस यूजिंग स्पोर फॉर्मेशन। गलत बताना है, सही वाला नहीं। तो ये बात जो है ये सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देख लेते क्या कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है अलैंगिक बीजाणुओं को अलैंगिक बीजाणुओं को जू स्पोर्स कहा जाता है। देखिए गलत मिसटाइप हो गया। जू स्पोर्स या जू बीजाणु कहा जाता है और शैवाल में प्रजनन के भाग को जू स्पोर्जियम कहा जाता है। ठीक है, अब बताइए ऐसा है कि नहीं। तो ये बात भी सही है, ये फैक्ट है। ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि अनुकूल परिस्थितियों में ये जीव नए जीव बनाने के लिए अंकुरित होते हैं। तो ये बात भी सही है। अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी तभी जो है जो एल्गी है या जो शैवाल है वो बढ़ेगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, चिड़ियाघर, देखिए फिर गलत। जो जू स्पोर्स हैं या जू बीजाणु, जू का मतलब हो गया जू बीजाणु गैर गतिशील और फ्लैजेलेटेड होते हैं। अब इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि गैर गतिशील की बात हो रही है, तो अगर जो स्पोर हैं वो गैर गतिशील होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? स्पोर के माध्यम से एल्गी बढ़ती है। स्पोर क्या होता है, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से बढ़ जाता है आगे, और जहाँ जाके रुकता है वहाँ नई शैवाल का निर्माण करेगा। तो अगर ये गैर गतिशील होंगी तो कैसे संख्या में वृद्धि होगी? तो यही ऑप्शन गलत लग रहा है, ये गैर गतिशील है। तो इसमें देखिए कि ऊपर के अगर आपको नहीं भी पता है और अगर आपको सामान्य सी बात पता है कि जो स्पोर्स हैं वो गैर गतिशील नहीं होते तो भी आप सवाल को कर सकते हैं। और फ्लैजेलेटेड या फ्लैजेला है, ये क्या होता है, जो मान लीजिए कोशिका है उसके बाहर इस तरह के बाल जैसे निकले रहते हैं जो उसके मूव कराने में मदद करते हैं, इसको आगे बढ़ाने में। ठीक है, ये फ्लैजेला पैरामीशियम जो होता है उसमें भी मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 293 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। गलत पूछा था और गलत है डी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 294 आपके सामने। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी ऊतकों के साथ पहले विकसित पौधे हैं, या विच अमंग द फॉलोइंग आर द फर्स्ट इवॉल्व प्लांट्स विद वस्कुलर टिश्यूज। तो आइए देख लेते हैं। आपके दिए हुए ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी थैलोफाइटा, ऑप्शन डी क्रिप्टोग्राम, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं जो प्लांट किंगडम है हमारी, उसमें क्या होते हैं, तीन जो है मुख्यतः होते हैं प्रकार। पहला है इसमें थैलोफाइटा आता है, दूसरा आता है ब्रायोफाइटा ऑप्शन, और तीसरा आता है टेरिडोफाइटा, या माफ़ कीजिएगा वो तीसरा आता है ट्रैकियोफाइटा। हम इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जो थैलोफाइटा है इसमें क्या होगा, इसमें बीज का तना नहीं होगा, इसमें अलग से पत्तियां नहीं होंगी इस तरह के पेड़ में, और ना जड़ें होंगी इस प्रकार का। कहाँ किस पेड़ को रखेंगे इसके अंदर, या किस पौधे को रखेंगे, तो उसके नीचे आ जाएगा काई को। काई पानी की सतह पर तैरती है, ना उसमें जड़ें हैं, ना अलग से पत्तियां हैं, ना तना है। और जब तना नहीं है तो क्या वास्कुलर टिश्यू नहीं होगा, तो ये इसमें होगा नहीं। अब देखिए वास्कुलर टिश्यू से क्या समझते हैं, दो चीज़ें हैं, जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम ले जाता है पेड़ में पानी और फ्लोएम से पहुंचता है पेड़ में खाना। ठीक है, इधर से उधर पत्ती में बना पूरे पेड़ में किसके माध्यम से पहुंचेगा, फ्लोएम के माध्यम से। और पानी जड़ों से मिट्टी से जड़ों में आ रहा है, वो जड़ से पूरे पेड़ में किसके माध्यम से पहुंचेगा, जाइलम के हिसाब से। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही वास्कुलर टिश्यू या फिर संवहनी ऊतकों के प्रकार हैं, और थैलोफाइटा में मौजूद नहीं होते। अब इसका जो प्रश्न पूछा गया इसका उत्तर ब्रायोफाइटा भी नहीं होगा। क्यों? ब्रायोफाइटा ऐसे जो है पौधों को बोला जाता है जिनमें
जो पहले तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जो पौधे हैं जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहते हैं, ठीक है, ये काफ़ी छोटे होते हैं। और तीसरा इसका कि जो है इसमें तना नहीं होता, तो इसमें भी आपके संवहनी ऊतक नहीं होंगे। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है ब्रायोफाइटा का मॉस, ठीक है, ये ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। टेरोफाइटा का हमने देख लिया। और ये जो प्रश्न आपसे पूछा है इसका सही उत्तर होगा टेरिडोफाइटा। अब होता क्या, अभी हमने देख लिया कि प्लांट किंगडम 3 प्रकार में बटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। और ट्रैकियोफाइटा में फिर 3 प्रकार आ गए, एक जिसमें आ गया टेरिडोफाइटा, दूसरा आ गया जिम्नोस्पर्म, तीसरा आ गया एंजियोस्पर्म। और टेरिडोफाइटा का एक उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका टेरिडोफाइटा का एक है फर्न, ठीक है, फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। तो प्रश्न नंबर 294 समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 67 तो 68 के लिए मेंस टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ शुरू हो गई है जीएस के लिए 2 अक्टूबर से, और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ 1 अक्टूबर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशोलॉजी के लिए शुरू हो गई है। इसमें 20 टेस्ट विद डिस्कशन होंगे, और इस पर अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनएप्रोप्रिएट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित है। किसके बारे में पूछ रहा है, जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे पेड़ जिसमें संवहनी ऊतक होंगे, ठीक है, वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, उसके बारे में इनकी जो कुछ विशेषताएं दी हुई है उसी के बारे में पूछ रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म है, दीज आर फ्रूटलेस प्लांट्स दैट आर मोस्टली फाउंड इन हिली एरियाज। कहने का तात्पर्य है कि जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फल नहीं आता, और ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ये मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ, पहाड़ों पर, ठीक है। फल ना आने का मतलब है कि बीज तो होगा पर फल नहीं होगा। फल का मतलब वो गूदा नहीं होगा जो अमूमन हम लोग खाते हैं, जैसे सेब का गूदा, आम का गूदा, अमरूद का गूदा, ये खाया जाता है और बीज नहीं खाए जाते, ठीक है। तो वही जो अब ऐसे ये पेड़ों की बात हो रही है जिसमें ये फलों में गूदा नहीं होता, और जो बीज होते हैं वो कहा जाता है कि वो नेकेड है, ठीक है। और ऑप्शन बी कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म 12 मासी सदाबहार और लकड़ी वाले पेड़ हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म आर पेरेनियल एवरग्रीन एंड वुडी ट्रीज। तो ये बात भी सही है दोनों। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म में सुई के आकार के पत्ते होते हैं जो चरम मौसम का मतलब बहुत कड़ाके की ठंड का भी अच्छी तरह से सामना कर लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या था, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो पहाड़ में ठंड बहुत होती है, तो अगर पहाड़ों में कोई पेड़ पाया जा रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि वो बड़ा ठंडे वातावरण को भी झेल लेंगे। तो ऑप्शन सी भी ठीक हो गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म को कठोर लकड़ी के पेड़ भी कहा जाता है। तो देखिए यही ये बात गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, इसलिए क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म है वो ये अमूमन ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी लकड़ी जो है वो नरम होती है, ठीक है। तो यही गलत हो गया। और आपसे क्या पूछा है, गलत ही पूछा, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं हमने देखी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 296 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्यूरेट अबाउट सिंपल ड्राई फ्रूट्स। जो भाई मावा हमारे घर में आती है, जैसे छुआरा हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, वो सब कैसे फल हैं, वो सब सूखे हुए फल हैं, ठीक है ना, उनका गूदा सूख चुका है। तो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी बात गलत है। आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें, पहला ऑप्शन है कि साधारण सूखे मेवों में परिपक्वता तक पहुंचने पर पूरा पेरिकप सूख और कठोर हो जाता है। इन सिंपल ड्राई फ्रूट्स द एंटायर पेरिकैप इज ड्राई एंड हार्ड व्हेन इट रीच मेच्योरिटी।
पेरिकेप कौन सा भाग हुआ फल का? सबसे ऊपरी भाग। तो जाहिर सी बात है, जब सूखा मेवा है तो उसमें क्या होगा, ऊपरी भाग सूख जाएगा। अब छुआरा है, छुआरे का ऊपर वाला भाग जब खजूर का सूख जाता है वही छुआरा कहलाता है। छुआरे का पेरिकाप हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, गुठली छोड़ के छुआरे का बाकी जो बचा हुआ मुलायम भाग है वो सब जो है खाद्य है। उसके बारे में पूछ रहा है तो ये बात तो सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इस प्रकार के फलों में एक या कई बीजों के साथ एक एकल पके हुए अंडाशय होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फ्रूट अ सिंगल रैपेंड ओवरी विद वन और मैनी सीड्स। अब बताइए। तो जो आपका ऑप्शन बी है ये भी बात सही है, ठीक है। जो आपका ओवरी होता है वो पूरी तरह विकसित हो चुका होता है या पक चुका होता है। छुआरे को एक बार देख लीजिए, बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। सूखे मेवों के बारे में, सिंपल ड्राई फ्रूट के बारे में बड़ा अच्छा उदाहरण है एक छुआरा। चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं कि ड्रूप में केवल मीसोकार्प खाद्य होता है, ठीक है। अब ये मीसोकार्प क्या है? तो मीसोकार्प हो गया, तीन भाग हुए ना फल के, एक पेरिकार्प सबसे ऊपर, बीच में मीसोकार्प होता है, उसके अंदर एंडोकार्प होता है। तो कह रहा है ड्रूप में केवल मीसोकार्प खाद्य होता है। अब ये ड्रूप क्या है? तो ड्रूप जो है ना वो एक प्रकार का, जो हम लोग कहते हैं ना, एग्रीगेट फ्रूट है। एग्रीगेट जो फल है उसका उदाहरण, उसका प्रकार है ड्रूप। इसके भीतर ड्रूप आता है, इसके भीतर बेरी आती हैं। एक इसका प्रकार है फॉलिकल्स, इसका एक प्रकार है एक्नीज, ठीक है। किसका? कंपोजिट, माफ़ कीजिएगा, एग्रीगेट फ्रूट का, ठीक है। और जो उसी का जो एक प्रकार जो ड्रूप है उसके भीतर कौन आएगा? उसके भीतर आती है रसबेरी, जो चेरी हो गई, ब्लैकबेरी हो गई, यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी, ये सब ड्रूप के अंदर आती है। और उसके लिए कह रहा है केवल मीसोकार्प ही खाद्य होता है। ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। ये जो एग्रीगेट फ्रूट होते हैं इसमें क्या होता है, कई सारी जो ओवरी हैं वो एक ही फल से विकसित होती हैं, ठीक है। देखा होगा ना स्ट्रॉबेरी पे छोटे छोटे कई सारे बीज होते हैं उसके ऊपर, वो क्या अलग अलग ओवरीज हैं जो सब एक पोल से विकसित हुई हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, चेरी बेरी का एक उदाहरण है। तो चेरी बेरी का नहीं, ड्रूप का उदाहरण है। आपसे गलत पूछा है और यही इसका ऑप्शन डी गलत है और यही इसका हो जाएगा उत्तर। प्रश्न नंबर 296 का उत्तर हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 297 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रंध्र के बारे में, कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं रंध्र कहाँ मौजूद होता है? पत्ती का जो नीचे वाला भाग होता है, एक तो ऊपरी सतह होती है, एक होता है नीचे वाला भाग, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं को रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा के बारे में ये पूछ रहा है कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू डिफ्यूजन। बताइए क्या ऐसा है? ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है रंध्र संचलन को प्रभावित करने वाला कारक प्रकाश, ठीक है, लाइट, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑक्सीजन, पानी की उपलब्धता, पोटेशियम का स्तर और तापमान। अब कह रहा है कि ये चीज़ें जो हैं ये रंध्र का संचालन करती हैं। तो बताइए। ऑप्शन सी है घास जैसे कुछ पौधों में गंगा घंटी के आकार की गाढ़ कोशिकाएं होती हैं, या डम बेल्ट शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। मान लीजिए ये अगर पत्ती की डंडी है, ये स्टोमेटा है, तो उसके दोनों तरफ ना, थोड़ा सा ये हम यहाँ देख लेते हैं, जगह कम है। ये अगर स्टोमेटा है पत्ती के नीचे मान लीजिए, तो उसके दोनों तरफ ना इस तरह के गार्ड सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। जो समझिए सी अक्षर जो है उसके जैसे होते हैं, ये यू अक्षर जो उसकी बचाव करते हैं। उन्हीं के बारे में कह रहा है कि ठीक बगल में कोशिकाएं होती हैं जो उनको सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, गार्ड कोशिकाएं। तो ऑप्शन डी सी बी तीनों सही हैं, ऑप्शन ए क्यों गलत है ये देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये डिफ्यूजन की वजह से होता है, पर ऐसा नहीं है। जो क्लोजिंग और ओपनिंग है इनका खुलना और बंद होना जो स्टोमेटा या रंध्र का है वो होता है जिस प्रक्रिया से, उसको कहते हैं ओस्मियोसिस, ओस्मियोसिस की प्रक्रिया।
ठीक है, देखते हैं थोड़ी जगह मिल जाए तो उसमें लिखा जाए ओस्मियोसिस। यहाँ लिखते हैं ओस्मियोसिस, ऑस्मियोसिस। ओस्मियोसिस की प्रक्रिया जो है, इसकी वजह से इसका क्या होता है, खुलना या बंद होना, किसका, रंध्र का। ठीक है, तो इसका प्रश्न का में क्या पूछा था, गलत, और गलत कौन सा हो जाएगा, ये डिफ्यूजन की नहीं, ओस्मोसिस की प्रक्रिया से होता है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 257 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 298 क्या पूछ रहा है आपसे कि मेढकों के बीच निषेचन कहाँ होता है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस अमंग फ्रॉग्स। अब देखिए, जो मेढक होता है उसमें पूछ रहा है कि कहाँ होता है, तो आपके ऑप्शन है पानी, बी भूमि, ऑप्शन सी मादा मेढक के अंदर, ऑप्शन डी नर मेढक के अंदर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, मेढक कैसा प्राणी है, पानी और जल, मतलब पानी में और पृथ्वी पर दोनों पर रह सकता है। और निषेचन देखिए, जहाँ तक है नर के अंदर तो हो नहीं सकता कभी। ठीक है, ये प्रकृति का नियम है। फिर अब बचे ऑप्शन 3, इसको कैसे देखेंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा टेडपोल, जो मेढक है, वो अंडे से क्या बनता है, टेडपोल बनता है, और टेडपोल जो है आगे चल के फिर पूर्ण जो है मेढक में विकसित हो जाता है। तो अब टेडपोल क्या है, एक छोटा मछली जैसा होता है ना, जो पानी के अंदर तैरता है। तो अब जब उसकी पूंछ है पानी के अंदर तैरना है, तो भूमि के अंदर तो हो नहीं सकता। अब बचा मादा मेढक के अंदर और पानी में, तो उसका सही उत्तर है पानी, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। अब होता क्या, ये अंडा है, पानी में से तैरा करता है देने के बाद, जब फर्टिलाइजेशन जो बाहरी होता है इसका, और ये पानी में, पानी के बहाव क्या है, रुके हुए पानी में मेढक बच्चे देता है, ये अंडे देता है, और ये अंडे से निकलते हैं टेडपोल। ठीक है, टेडपोल कुछ इस प्रकार का मछली जैसा हो गया। और जब ये आगे बढ़ता है तो क्या होता है, ये पीछे की जो पूंछ है गायब हो जाती है, और मेढक में विकसित हो जाता है, कुछ ऐसा होता है मेढक। ठीक है, तो ये इसके चरण हो गए। हम प्रश्न समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 299 आपके सामने है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित के कोशिकाओं के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपके क्या कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली बाध्य ऑर्गेनल अनुपस्थित होते हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ठीक है, तो बताइए, कहने का मतलब है जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर कोशिकांग मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है, यूकोरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में यही तो भिन्नता है कि भाई यूकोरियोटिक सेल में कोशिकांग मौजूद होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती हैं। तो ये ऑप्शन ए तो सही हो गया, गलत पूछा है आपसे, सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि मोनेरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है, बताइए। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो कार्ल लिनस का क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर मोनेरा उसने 5 भागों में बांटा था, जो है जितने जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनको, उसमें से एक था मोनेरा, और मोनेरा किसका है, उदाहरण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का। तो ये बात भी सही हो गई। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलोज। जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें क्या होता है, कोशिका मौजूद होती है। ठीक है, तो ये बात सही है, ये भी अभी तो हमने देखा ही प्रश्न जब ये को डिस्कस कर रहे थे। तो ऑप्शन सी भी सही हो गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
या तो आरएनए या तो डीएनए होता है, बताइए। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है यही गलत है, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्यों गलत है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही मौजूद होते हैं, तो या नहीं और होगा, या एंड कह लीजिए, आरएनए एंड डीएनए आर प्रेजेंट, या हिंदी में या की जगह और लिख लीजिएगा। बड़ा कन्फ्यूज़न है हिंदी और इंग्लिश में इस चीज़ को लेके, और एंड का, ठीक है। तो या नहीं और अगर होता तो ये सही होता। फिलहाल क्योंकि जो है जो पूछा उसमें या दिया हुआ है, गलत आपसे पूछा है तो यही गलत है, 299 का, और ये उत्तर हो जाएगा इसका डी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी 68 के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज जीएस के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, और जिसमें 41 टेस्ट जो है डिस्कस किए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 300 आपके सामने, ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय श्वसन की सबसे अच्छी तरह की परिभाषा है या परिभाषित कर रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो भाई कोशिका की जो श्वसन प्रक्रिया है वो कहाँ होगी, जाहिर सी बात है कोशिका के अंदर ही होगी, पहली चीज़। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है पानी का टूटना, तो पानी के टूटने से श्वसन की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। जो पानी का टूटना है या ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, इसको तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऊर्जा का उपभोग करने के लिए हवा का टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ एयर टू कंज्यूम एनर्जी। तो रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में, जो सांस लेना है और श्वसन है, उनमें दोनों में फ़र्क यही होता है कि जो ब्रीथिंग है उसमें केवल ऑक्सीजन ली जाती है, अगर हम लोग मनुष्य की बात करें, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। जबकि जो श्वसन की प्रक्रिया रेस्पिरेशन की होती है ये मतलब रखती है ऊर्जा से, और उसमें हवा टूटती नहीं है, हवा बदलती है। हवा के कहने में ऑक्सीजन और कार्बन जो है वो चेंज होता है, क्या, इनका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऊर्जा छोड़ने के लिए खाद्य पदार्थों का छोड़ना, तो ये बात बिल्कुल सही है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड एनर्जी, फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऊर्जा जा ब्रेकडाउन ऑफ सॉइल टू रिलीज एनर्जी। भाई मिट्टी का टूटना होगा नहीं, ठीक है, तो ये डी भी नहीं होगा, और सही पूछा है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ई वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 300 का सही उत्तर हो जाएगा सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 301 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक ऊर्जा छोड़ने के लिए ऑक्सीकरण नहीं किए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है इसमें प्रोटीन्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी कह रहा है डीएनए, ऑप्शन ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए जब भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें अमूमन क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें वसा या फैट होता है, ठीक है। डीएनए तो हम लोग भोजन में नहीं खाते हैं अलग से, कि आज हम नाश्ता न करके आज हम डीएनए खा लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। डीएनए क्या होता है, कोशिका के अंदर रहता है। ये 3 भोजन के रूप में मिलते हैं। तो जब भोजन किस लिए करते हैं हम लोग, ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो ये तीनों तो होंगे, डीएनए अलग से खाया नहीं जाता, तो ये जाहिर सी बात है ऊर्जा भी नहीं छोड़ेगा, तो यही हो जाएगा। डीएनए का क्या काम है, डीएनए का काम है जीन, कुछ याद आ रहा है जीन से, सेल के अंदर रहते हैं, कोशिकांग है, और क्रोमोसोम के ऊपर रहता है डीएनए, ठीक है। कुछ ऐसा होता है क्रोमोसोम, इसके ऊपर यहाँ जो है डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। तो उसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, डीएनए। नहीं पूछा है तो डीएनए हो गया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 302 आपके सामने। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा
कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र वातावरण में उगाया जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स आर ग्रोन इन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर? आपके ऑप्शन है मक्का, बी गन्ना, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी बाजरा। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए फैक्ट बेस्ड सवाल है, इसका सही उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर है टमाटर। अब क्यों है, क्या है, कैसे है, उतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे बीपीएससी में पूछा जाएगा। वो फिर बीएससी वीएससी लेवल के सवाल हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो सीधा सीधा जान लेते हैं टमाटर। और एक एग्जाम्पल और याद रख लीजिएगा, शिमला मिर्च या बेल पेपर। बेल पेपर जो है, ये शिमला मिर्च और टमाटर, ये जो हैं, ये दो हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र वातावरण में उगाए जाते हैं। सीधा सीधा आएगा, आपसे क्यों नहीं पूछा जाएगा, निश्चिंत रहिए। प्रश्न नंबर 302 हमने देखा, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 303 आपके सामने प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पानी की कमी के कारण पानी की कमी के दौरान रंध्र क्यों बंद हो जाते हैं? देखिए अभी हम लोगों ने पीछे देख लिया रंध्र क्या होते हैं, एक छोटा सा जो उदाहरण के रूप में हम लोगों ने समझ भी लिया कि क्या होते हैं। तो अब इनका मुख्य काम क्या होता है? इनका मुख्य काम होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की पेड़ों को ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, वो दिन में रंध्र के माध्यम से पेड़ों में पहुंचती है, और जो है ऑक्सीजन छोड़ी जाती है दिन में, कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो भी रंध्र के माध्यम से पेड़ छोड़ते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई छोटी छोटी बात। अब ये पूछ रहा है कि क्यों बंद हो जाते हैं, तो क्यों पद देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्धता को कम करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है पानी को रोकने के लिए या ट्रैप वाटर। ऑप्शन सी कह रहा है टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, चयापचय गतिविधि बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है पत्तियों की सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए समझते हैं। प्रश्न 303 का डी तो होगा नहीं। अब आप ये समझिए कि अगर ये पत्ती है, पत्ती का निचला भाग हम देख रहे हैं, इसमें ऐसे ये स्टोमेटा या रंध्र मौजूद हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इनके बंद होने से क्या पत्ती का सतह क्षेत्र बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ई सी क्या कह रहा है कि चयापचय या मेटाबॉलिक एक्टिविटी की गतिविधि को बढ़ाने के लिए। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का स्टोमेटा से बंद होने से क्या लेना देना है? नहीं ना, ये तो क्या है, ऊर्जा जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होता है, या तो छोटे जो मॉलिक्यूल हैं वो बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे हम लोग मानव शरीर में देखते हैं अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, तो वह क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाए, छोटा हो जाए। तो चयापचय की गतिविधि से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ पेड़ों की बात करें तो जो ग्लूकोज है उससे सुक्रोज बनेगा, उससे स्टार्च बनेगा, या स्टार्च टूट के ग्लूकोज बनेगा। पर चयापचय की गतिविधि पे, ठीक है, तो हमने देख लिया कि उत्तर डी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा। अब ये क्या कह रहा है, पानी टू ट्रैप वाटर। तो CO2 ये जो इनका रंध्र का मुख्य काम होता है, ये अभी हमने देखा किसके लिए होता है, हवा के आदान प्रदान के लिए। CO2 भाई खाना बनाने के लिए स्टोमेटा से जो है CO2 अंदर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी के बारे में बात करनी है। तो CO2 की उपलब्धता को कम करने के लिए होता है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे। भाई देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य काम क्या होता है, खाना बनाने के लिए। अब जब जो रंध्र हैं स्टोमेटा हैं वो बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के अंदर आ रही थी वो पेड़ों को उतनी प्राप्त नहीं होगी। पेड़ों को उतनी प्राप्त नहीं होगी तो क्या होगा, पेड़ अपना खाना उतनी जल्दी नहीं बना पाएंगे। अब ऐसा हो क्यों रहा है भाई, खाना बनाने के लिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसमें क्या होता है, हमें पानी चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो पानी की जब कमी होती है, उस कमी को जो है उससे पेड़ों को नुकसान ना हो, तो उसके लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रोक दिया जाता है। भाई प्रकाश संश्लेषण को तो बंद नहीं कर सकते ना,
जो सूर्य की रोशनी उसको तो कम नहीं कर सकता है पेड़ अपने आप, इसीलिए क्या होता है ये रंध्र बंद हो जाते हैं। हम लोगों ने विस्तार से समझ लिया है 300 प्रश्न नंबर 303 को। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 304 आपके सामने प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस प्रकाश का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हम लोगों ने एक आप लोगों ने पढ़ा होगा विबग्योर के नाम से। ये जो सूर्य की रोशनी है उसमें 7 रंग पाए जाते हैं। अब सूर्य की रोशनी में पूछ रहा है कि किसका सबसे कम प्रभाव पड़ता है, तो आपके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है हरा प्रकाश, सूरज की रोशनी, पीला प्रकाश, नीली रोशनी या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बताइए क्या होगा इसका। देखिए अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस की अगर बात करें तो पेड़ किस रंग के होते हैं, हरे रंग के। और हरे रंग के हमें क्यों प्रतीत होते हैं, वो क्यों, क्योंकि वो हरा रंग रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी सब रंगों को सोख लेते हैं। तो जब हरे रंग को सबको रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं तो हरे प्रकाश से तो किसी प्रकार का फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा ना भाई। जितना हरा रंग था तो पेड़ों ने छोड़ दिया, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और जो नीली रोशनी होती है, जो ब्लू लाइट होती है, वो सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण में मददगार होती है। कौन सी, नीली। सबसे कम हरी, हरी तो छोड़ दी ना, सारी रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे। बीपीएससी 67 और 68 के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स 2 अक्टूबर से हम लोग के यहाँ शुरू हो गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए आप लोग अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 305 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है डीनाइट्रिफिकेशन या वृक्कीकरण करने में सक्षम है। आपके ऑप्शन दिए हुए नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन बी बिजेरनिकिया, ऑप्शन सी सीडोमोनास, ऑप्शन डी नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए इसका सही उत्तर तो हो जाएगा सीडोमोनास, मतलब ऑप्शन सी पहली चीज़ है। बाकियों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो ये है बिजेरनिकिया, ये क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब जो वातावरण में नाइट्रोजन मौजूद है उसको पेड़ के लायक कन्वर्ट करता है। कौन, बिजेरनिकिया। तो ये क्या ऐसा हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपसे क्या पूछ रहा है, डीनाइट्रीफाइंग। ठीक है। नाइट्रोसोमोनास क्या करते हैं, नाइट्रोसोमोनास जो है ये जो अमोनिया होता है इसको नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रेट का ये फॉर्मूला होता है NO3 नेगेटिव। और नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं, नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलेंगे, मतलब NO2 नेगेटिव को बदलेंगे NO3 नेगेटिव में। ठीक है, ये नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया। और नाइट्रोसोमोनास क्या कर रहे हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में बदल रहे हैं, NH4 को NH3 को, अमोनियम नहीं, NH3 को नाइट्रेट में। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या होगा प्रश्न का, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 306 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि पौधों द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन का क्या रूप है। तो क्या ये नाइट्राइट है, क्या ये N2O है, N2 हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है NO या नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी हो गया अमोनिया, ऑप्शन ई हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए पेड़ जिस रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं वो है नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव। ठीक है, फैक्ट बेस है, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 307 आपके सामने प्रश्न सरल है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ये पानी, इट होल्ड्स वाटर, ये पानी रखता है। सही बात है, मिट्टी से ही पेड़ जो है पानी सोखते हैं, तो ये बात सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ये जड़ों को हवा की आपूर्ति कराता है।
ये भी सही है। जो भाई मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, उनके बीच में हवा रहती है और वहाँ से जड़ें भी हवा सोखती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, यह एक मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है जो पौधों को अस्थिर करता है। बताइए, मिट्टी अस्थिर करेगी कि स्थिर करेगी? गलत पूछा है, यही गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को आश्चर्य देता है। तो बात सही है, अभी हमने देख ही लिया। जड़ों के लिए ज़रूरत होती है और जड़ें होती है मिट्टी के अंदर, तो ऑप्शन डी भी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो गलत था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 308 आपके सामने। 308 कह रहा है विच ऑफ द सब्सिक्वेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज यूज इन मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया। यूरिया के चयापचय के बाद के किस सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है इसमें निकल, कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्लेडनम। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से देखिए एमओ जो है ये मॉलिब्लेडनम का सिंबल है, ये मैंगनीज का है, ये कॉपर का है, ये निकल का है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के जो प्रश्न आते हैं उसमें कई बार सिंबल से भी डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं कि बताइए निकल का कौन सा सिंबल है, कॉपर का क्या सिंबल है। तो एक बार ये थोड़े सिंबल जो है वो देख लीजिएगा। बहरहाल जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यूरिया के बारे में, कि यूरिया के चयापचय के लिए जो है किस पोषक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है निकल। ठीक है, निकल जो धातु है उसका। मॉलिब्लेटम कहाँ इस्तेमाल होता है? तो मॉलिब्लेटनम जो है ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है। जो आपका कॉपर है, जो Cu है, ये कहाँ इस्तेमाल होगा? ये होगा आपका ये समझिए प्रकाश संश्लेषण के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मदद करेगा। ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस में कॉपर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 308 का हमने देखा उत्तर जो है ये निकल मेटल हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 309। प्रश्न ये कह रहा है कि कॉकरोचेजा, जो कॉकरोच या तिलचट्टा जो होता है वो कैसा जीव है? क्या वो शाकाहारी है, क्या वो मर्त्योपजीवी है, क्या वो सर्वभक्षी है, क्या वो मांसाहारी है? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो तिलचट्टा जो होता है वो क्या है? एक निशाचर जीव है, रात्रि को विचरण करता है। ठीक है, घरों में अक्सर जो है ये पाए भी जाते हैं। आप रात को लाइट जलाइए तो आपको हो सकता है आपके बाथरूम में एक आध मिल जाए, ना मिले तो बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि बीमारी फैलाते हैं। चलिए प्रश्न पर वापस आते हैं। प्रश्न जो है ये आपसे पूछ रहा है कि किसका उदाहरण, तो इसका सही उत्तर होगा सर्वभक्षी। जो कॉकरोच है वो दोनों तरह का भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी, इसीलिए उसे सर्वभक्षी कहा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलोसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 310 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है अर्थवॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। केंचुआ क्या है इनमें से? पहला ऑप्शन ए है स्थलीय केशुरक या टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। ऑप्शन बी एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट। ऑप्शन सी एक्वाटिक वर्टिब्रेट। ऑप्शन डी टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट। या ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। तो पहले तो ये बताइए कि केंचुआ स्थलीय जीव है कि जलीय जीव है? हमें पता है कि केंचुआ जो है वो मिट्टी में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी और सी तो होंगे नहीं। ठीक है, जल से केंचुआ का कोई लेना देना नहीं। अब क्या कह रहा है, अब बताइए क्या इसमें रीढ़ की हड्डी होती है? केंचुए में नहीं होती। किसी ने अगर केंचुए में रीढ़ की हड्डी देखी हो तो वो बताए। ठीक है, बहरहाल ये मजाक था। तो केंचुए में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरल प्रश्न था। और जो केंचुआ है वो किस क्लास को बिलोंग करता है? अतिरिक्त जानकारी देते हैं, वो करता है एनेलिडा को बिलोंग। एनेलिडा जो फाइलम है उसको बिलोंग करेगा। साथ ही साथ जो केंचुआ है ये मिट्टी की ऊपरी सतहों में पाया जाता है
और इसीलिए इनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, और एक जो खाद बनती है केंचुओं की वजह से उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। चलिए, अतिरिक्त जानकारी हमने आपको दे दी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 311 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा छोड़ती है? विच ऑफ दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी? ऑप्शन ए अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण, ऑप्शन बी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज या ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का निर्माण, ऑप्शन डी कह रहा है एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बताइए। देखिए, ऊर्जा छोड़ने की प्रक्रिया है, हमने दो प्रक्रियाएं पढ़ी थी मेटाबॉलिज्म के अंदर, एक होती है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है, और एक होती है कैटाबॉलिज्म। तो जो प्रक्रिया है कैटाबॉलिज्म की, उसमें क्या होता है कि बड़ा जो मॉलिक्यूल है, दोनों अलग अलग शब्द हैं, जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, छोटे में टूटेगा और छोटे में छोटा मॉलिक्यूल के साथ साथ एनर्जी उत्सर्जन करेगा। एनाबॉलिज्म में क्या होगा, कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है, और एनर्जी को जमा करके रख लेंगे। तो अब आपको उनमें से अगर पता है कि कौन सा कैटाबॉलिक है और कौन सा एनाबॉलिक है, तो प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, तो जो ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनने का जो प्रक्रिया है, ठीक है, लैक्टिक एसिड ग्लूकोज से, वो कैसा प्रोसेस है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का जो निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और बाकी ये जो तीन दिए हुए हैं कि प्रोटीन का अमीनो एसिड से बनना, तो प्रोटीन कैसा एक बड़ा मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड कैसा छोटा है, तो ये एनाबॉलिक हो गया। इसी प्रकार जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज से बन रहा है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है, तो ये छोटी शुगर हो गई। इसी प्रकार जो कोलेस्ट्रॉल एसिटिक एसिड से बन रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है। तो जब बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है छोटे से, तो वो एनाबॉलिक हो गई। तो एनर्जी का उत्सर्जन नहीं होगा, एनर्जी का भंडारण होगा, एनर्जी जमा हो जाएगी आगे इस्तेमाल होने के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 311 का ऑप्शन सी हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 312 आपसे कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड में कौन सी मोनोसेक्राइड मौजूद है? तो हमें पता है न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, मुख्यतः दो, डीएनए और आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें कौन सी मोनोसेक्राइड होगी? राइबोज। ठीक है, फ्रक्टोज कहाँ मिलती है? फलों में। ग्लूकोज कहाँ मिलेगा? ग्लूकोन डी के डब्बे में। क्यों? ग्लूकोज ग्लूकोन डी के डब्बे में भी होता है, और ग्लूकोज जो है नेचुरली भी बनाया जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है, जो जिसका भंडारण हो जाता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, प्रश्न नंबर 312 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 313 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सेल्यूलोज के बारे में सही नहीं है? तो सेल्यूलोज कहाँ होता है? पेड़ों में पाया जाता है। ठीक है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज से मिलके बनता है। आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं? ये दूसरा सबसे बड़ा प्रचुर मात्रा में एबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर है या कार्बनिक बहुलक है। तो अब बताइए, इतने सारे पेड़ पौधे इस पृथ्वी पे मौजूद हैं, तो ये दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में कैसे हो सकता है? सबसे ज़्यादा ही होगा, यही गलत है इसका। और आपसे गलत पूछा है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आप देख लेते हैं बी क्या कह रहा है। इट हैज़ लीनियर चेन्स, तो ये फैक्ट है कि इसमें रैखिक श्रृंखलाएँ होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है यह ग्लूकोज सब न्यूक्लियस से बना है, सब यूनिट से। तो अभी हम बात कर ही रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का भंडारण स्टार्च के रूप में होता है, तो ऑप्शन सी भी सही है। और एक ये होमोपॉलीमर है। अब होमोपॉलीमर होता है एक जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनने वाला। तो जो सेल्यूलोज है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज।
ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं जब कई सारे, तो वो किसका निर्माण करते हैं? सेल्यूलोज का। तो होमो का मतलब एक जैसे। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी सही है। गलत पूछा था, ऑप्शन ए गलत है इसका, और उत्तर भी इसका ए ही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 314 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्राइमरी स्टोरेज ऑफ फूड इन एनिमल्स इज डन थ्रू। जानवरों में भोजन का प्राथमिक भंडारण किस रूप में होता है? आपके ऑप्शन है फैट्स, ऑप्शन बी फैट या वसा, ऑप्शन बी कह रहा है ग्लूकोज, ऑप्शन सी कह रहा है ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी कह रहा है गैलेक्टोज, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जब भी कोई भी जो जानवर है वो भोजन को लेता है, और ये भोजन किस में इस्तेमाल होता है? ऊर्जा में। और वो जो ऊर्जा में इस्तेमाल नहीं होती है ऊर्जा, वो किस रूप में भंडारण होती है? तो वो होती है वसा के माध्यम से या फैट्स के माध्यम में। ठीक है, जो चर्बी के रूप में शरीर की जो मांसपेशियां उनके इर्द गिर्द ये जमा हो जाती है। अब ये तो हो गया प्राथमिक भंडारण। एक होता है द्वितीय भंडारण, ये होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिया है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ये ग्लाइकोजन कहाँ होगा? जो यकृत है या लिवर है उसमें। तो जब ऊर्जा की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले तो ये जो वसा है या जो चर्बी है ये टूटेगी और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी। और जब ये जितनी भी चर्बी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो जो प्राथमिक के बाद जो द्वितीय भंडारण है जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में यकृत या लिवर में है, वहाँ से फिर ऊर्जा इस्तेमाल होनी शुरू होगी। ठीक है, तो प्राथमिक होगा फैट्स या चर्बी में, और द्वितीय होगा ग्लाइकोजन में। कहाँ? यकृत या लिवर में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 315 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में नगण्य मात्रा में मौजूद है? नेग्लिजिबल अमाउंट में इनमें से कौन सा मौजूद है? ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी सल्फर या गंधक, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, मैग्नीशियम जो होता है ये शरीर में कहाँ होता है? मानव शरीर में मैग्नीशियम होता है एंजाइम में। जो एंजाइम है उनमें जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में। सोडियम कहाँ होता है? सोडियम हम नमक के रूप में खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। जब किसी को जो है डायरिया होता है तो इलेक्ट्रोलाइट पिलाया जाता है। उसमें क्या होता है? चीनी और नमक का मिश्रण ही तो है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो सोडियम तो हो गया इस्तेमाल शरीर में, कहाँ? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। गंधक का कहाँ इस्तेमाल होगा? सल्फर का, तो ये होता है अमीनो एसिड में। ठीक है, सल्फर मिलेगा अमीनो एसिड में, ज़रूरत होती है इसकी। और अमीनो एसिड क्या बनाएंगे? प्रोटीन। ठीक है, या प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड में टूटता है। प्रोटीन प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड छोटा है। तो ये तीन हो गए। अब कौन सा बच गया? सिलिकॉन। सिलिकॉन नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी 68 के लिए जीएस और क्लास हमारे यहाँ 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ 41 टेस्ट जो है डिस्कशन के साथ पूर्ण रूप से कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 315 तक हमने देख लिया है। आज यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग फिर से हाजिर होंगे प्रश्न नंबर 316 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।